नमस्कार, चैनल 24 न्यूज के इस खास कार्यक्रम कैसे करें परीक्षा की तैयारी में आपका स्वागत है। परीक्षा का समय है, परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें परीक्षा में कैसे सफलता हासिल करनी है उनके बारे में काफी कुछ पता है और वो इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको इसी के बारे में टिप्स देंगे। अगर आप अपना कोई भी सवाल पूछना चाहें तो आप फोन कर सकते हैं हमें 9828032424 यानी 9828032424 पर। मैं स्टूडियो में स्वागत करूंगा विवेक यादव जी का, जो मैं बता दूं कि विवेक यादव जी सबसे पहले आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं बता दूं विवेक यादव जी इस समय केंद्रीय विद्यालय वायुसेना नंबर 1 में प्राचार्य हैं और आप जो जोधपुर के 17 केंद्रीय विद्यालय हैं उनके क्लस्टर के इंचार्ज भी हैं। विवेक यादव जी को करीब 20 वर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव है और आज उसी अनुभव का हम लाभ लेंगे। हम आपको एक बार फिर बता दें, आप अपने सवाल सीधे पूछ सकते हैं विवेक यादव जी से हमारे फोन नंबर 9828032424 पर। विवेक यादव जी, परीक्षा का समय है, परीक्षा शुरू होने वाली, विद्यार्थी बहुत ही तनाव में है जी और उसको लगता है कि अब मैं परीक्षा में कैसा करूंगा, चाहे उसने साल भर पढ़ाई करी हो लेकिन परीक्षा को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाता है। सबसे पहला सवाल मेरा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा उम्मीदों के बोझ से, और माँ बाप रिश्तेदार भी कुछ उम्मीदें लाद देते हैं। कुछ बच्चा खुद भी ले लेता है कि मेरे साथी इतना अच्छा कर रहे हैं, मैं कैसा कर पा रहा हूँ। ये हमेशा तुलना से होता है कि जब बच्चा तुलना में रहता है तो ऐसा हमेशा होता है कि वो एक तनाव में आता है। यही सबसे बड़ी गलती होती है, अभिभावकों की तरफ से भी, रिश्तेदारों की तरफ से भी, खुद बच्चे की तरफ से भी। उनको किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विद्यार्थी, हर स्टूडेंट की अपनी क्षमताएं हैं और वो एक यूनिक क्रिएशन है यूनिवर्स में। और वो जरूरी नहीं है कि कोई विद्यार्थी मैथ्स के लिए बना हो, कोई फिजिक्स के लिए बना हो, कोई सोशल स्टडीज के लिए बना हो। हर किसी का एक अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, एक अपना कुछ ऐसा विषय होता है जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ये चुनौती लेना बच्चे को आगे बढ़ने के लिए तो अच्छी चीज है, पर तनाव लेना बहुत गलत चीज हो जाता है। तुलना नहीं करनी चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि तुलना नहीं करें, तुलना कि फला इतनी पढ़ाई कर रहा है इतने नंबर ले आएगा, वो इतनी पढ़ाई कर रहा है इतने नंबर लेगा। अभिभावकों का काफी प्रेशर रहता है, ये भी एक कारण मानते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा, काफी हद तक यही प्रेशर रहता है। और एक बहुत बड़ी गलती अभिभावक भी ये करते हैं कि वो बच्चे को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या फोन पर रिश्तेदारों को बताने के लिए या आपस में माता पिता बात करते हुए कि हमने बच्चे को वहाँ ट्यूशन भेज दिया है, हमने वहाँ पे कोचिंग लगा दी है, हमने इतना पैसा खर्च कर दिया है, या हम बच्चे के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इनडायरेक्ट रूप में बच्चे को एक प्रोडक्ट बना देते हैं। ये बताते हैं कि हमने उस पर कितना इन्वेस्ट किया है और अब उससे हमें कितना आउटपुट आना बाकी है। तो वो बच्चे पे एक प्रेशर क्रिएट करता है। बच्चे को लगता है कि सब चीज मेरे ऊपर लगा दी गई, एक दांव लगा दिया, मतलब जुए का घोड़ा हो जाता है, वो रेस कोर्स का घोड़ा टाइप हो जाता है कि वो हारेगा तो उसका क्या होगा। ऐसा नहीं है। विद्या का अंतिम उद्देश्य ये नहीं है कि एक साफ सुथरी और बहुत 90% से ऊपर की मार्कशीट लेके आना है। एजुकेशन का रियल ऑब्जेक्ट ये है कि बच्चा एक अच्छे संस्कार सीखे, सोसाइटी में फिट होने के लायक उसके व्यवहारों में आमूलचूल परिवर्तन हो, जिससे कि वो एक संतुलित व्यक्तित्व बन के बाहर निकलेगा तो वो जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छे से कर लेगा। मगर कंपटीशन का दौर है कहते हैं, इसमें आप परसेंटेज नहीं लाएंगे, आप लोगों से आगे नहीं जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं रह जाएंगे। लोग ये भी मानते हैं और शायद यही कारण है कि पेरेंट्स का प्रेशर रहता है। देखिए, ये जिंदगी में सफल होने का और मार्कशीट में प्राप्त अंकों का कोई कहीं तक संबंध नहीं है। अगर विश्व में आप देखेंगे जो सबसे महानतम हस्तियां हुई हैं वो स्कूल से फेल होकर निकली, चाहे वो माइकल जॉर्डन हो, चाहे वो तैराक माइक फेल्प्स हो, चाहे अल्बर्ट आइंस्टीन हो, चाहे बिल गेट्स हो, और इवन हमारे भारत के बहुत बड़े गणितज्ञ रामानुजन साहब भी अपनी फॉर्मल एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए थे, लेकिन वो विश्व में बहुत बड़े। क्रिएटिविटी का एक सिस्टम में रह के उसी तरह से काम करने से कोई रिलेशन नहीं है। और हम अपने आसपास जोधपुर में भी देखें तो बहुत सफल व्यापारी या बहुत सफल बिजनेसमैन होंगे, वो कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे या डिग्रीधारी नहीं है, पर उनके पास आम समझ बूझ बहुत ज्यादा है। इसलिए तो सफल होने के लिए डिग्रियों का होना बहुत जरूरी नहीं है। हम बात कर रहे हैं कैसे करें परीक्षा की तैयारी। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, मैं जो दर्शक है हमारे देख रहे हैं, जिनके जो स्टूडेंट हैं या पेरेंट्स हैं वो देख रहे हैं, अब समय बहुत कम है, साल भर उन्होंने मेहनत की है, लेकिन उस मेहनत को अमली जामा पहनाने का अब समय आया है। सफलता हासिल करनी, अच्छे परसेंटेज लाने, निश्चित रूप से हर कोई चाहता है। तो
कैसे वो अपना शेड्यूल तय करे कि वो इसमें सफल हो जाए, उसके साल भर की मेहनत का उसे परिणाम मिल जाए? इसके बीच में मैं एक चीज कहना चाहूंगा जी, कि परीक्षा है, इसको ऐसे लेना चाहिए कि जब भी जिंदगी में हम चलते हैं तो परीक्षाएं बहुत होती हैं, मंजिलें बहुत हैं, अफसाने बहुत हैं, राहें जिंदगी में इम्तिहान आने बहुत हैं, ना करो गिला उसका जो मिला नहीं, जिंदगी में खुश रहने के बहाने बहुत हैं। इनफैक्ट ये जो परीक्षा होती है, ये एक टारगेट सेटिंग है जी। लाइफ में हम कुछ भी करते हैं, आप चैनल चलाते हैं या कोई भी बिजनेस करता है या कोई भी करता है, वो टारगेट सेट करता है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स अपनाते हैं, वो हम परीक्षा की तैयारी के बहाने सीखते हैं। और उसमें सबसे अहम बात ये होती है कि किसी दूसरे से कंपटीशन ना करके हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। एक कॉल है हमारे साथ, इस समय कॉल ले लेते हैं, शायद बात नहीं हो पाई, कट गया जी। आप कह रहे थे जो मतलब ये है कि वो बच्चा अपना बेस्ट देने की कोशिश करे, दूसरा क्या कर रहा है, किसी का बेस्ट 90 हो सकता है, 98 हो सकता है, किसी का बेस्ट 40 हो सकता है, वो जो अब सीमित समय बचा है उसमें अपना उसका पूरा सदुपयोग करे और अपना बेस्ट दे, वो उसके लिए अच्छी चीज है। बिल्कुल। इस समय हमारे साथ एक और कॉल जुड़ गए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, पूछिए, आप क्या कहना चाहते हैं? ये पूछना चाह रहा था कि जो मेरा बच्चा है उसका एग्जाम है अभी 12th के, तो लेकिन वो पढ़ाई करता, उसको बहुत टेंशन बहुत रहती है, वो घबराया रहता है बहुत। आप नमस्कार जी, आप इस समय आपका सबसे बड़ा रोल है, आप अपने बच्चे को कहिए कि बेटा आप अपना बेस्ट दें और वो जो आप अच्छे से अच्छा करें और जो रिजल्ट आएगा वो हमको सबको स्वीकार्य होगा। हमारी किसी से कंपैरिजन नहीं है, हमारी किसी से तुलना नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा अपनी परिस्थिति में जो बेस्ट दे रहा है वो बेस्ट करने की आदत डाले कि जिन कंडीशन में, जिन सीमित समय में वो अपना बेस्ट दे देगा तो आगे भी वो ऐसा करता रहेगा, एक दिन निसंदेह सबको पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। चाहे इस बार उसका बेस्ट 40% आए चाहे 90% आए, हमें अपने बच्चे के बेस्ट का रेस्पेक्ट करना है, उसको एक कॉन्फिडेंस देना है कि आप जो भी कर रहे हो पूरा परिवार हम आपके साथ है और आप बिल्कुल तनाव में नहीं रहे, आप चिंता नहीं करें। तो इस प्रकार से आपका बच्चा एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरी पूरी फैमिली साथ है और अब मुझे कुछ करना चाहिए। जी यादव जी, मैंने आपसे सवाल किया था कि अब समय कम है जी, और अब इन दिनों वो कैसे तैयारी करे, मतलब क्या अपना सिस्टम सेट करे पढ़ाई का कि उसको अच्छे मार्क्स आ जाएं, उसने जो साल भर मेहनत करी है उसको उसका परिणाम मिल जाए। इसके लिए एक तो आप कोई नए प्रयोग नहीं करें जी। इसमें जो उनकी रेगुलर आदतें हैं, जैसे वो जिस टाइम पे सोते हैं, खाते हैं, जो पूरे साल से 2 4 5 साल से करते आ रहे हैं, वही आदतें करें। जनरल अक्सर क्या होता है कि अभिभावक उस पर प्रेशर डालते हैं, अब तो एग्जाम के दिन ऐसा कर लो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, रात को देर तक पढ़ो। जिस बच्चे की जैसी आदत हो वो उसको मेंटेन रखे। दूसरी चीज ये है कि इसमें कम से कम 6-7 घंटे की नींद बच्चा जरूर ले। और बच्चा जब पढ़ते समय है, आप जो याद कर रहा है उसमें जो थ्योरी का पार्ट होता है, यानी कि चैप्टर को पढ़ना होता है, उसको बार बार नहीं पढ़े, क्योंकि एग्जाम में कभी भी ये नहीं आता इस पूरे चैप्टर को दोबारा लिखो। एग्जाम में प्रश्न उत्तर आते हैं, तो बच्चा जो पीछे एक बार जल्दी से थ्योरी को या चैप्टर को रिवाइज करके पूछे कि उसके पीछे के प्रश्न उत्तरों का प्रैक्टिस करे। और उत्तर लिखते समय बहुत जमा के लिखने का टाइम नहीं बचा, प्रैक्टिस के टाइम पे वो बड़ी जल्दी जल्दी बोलने की स्पीड से लिखने की, मतलब प्रिटेंड टू राइट, लिखने का ऐसा नाटक करे कि वो एग्जाम में जैसे लिख रहा है जल्दी जल्दी, लेकिन बोलने की स्पीड से लिखे ताकि समय भी बचे। इसी से मेरा एक सवाल है छोटा सा, कहते हैं कि क्या राइटिंग के मार्क्स पे होते हैं एग्जाम? राइटिंग के मार्क्स बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालते, ऐसा कुछ नहीं कि राइटिंग बेकार है तो मार्क्स नहीं आएंगे। कंटेंट क्या लिखा है उस पर डिपेंड करता है, उस पर ज्यादा डिपेंड करता है। बस पढ़ने लायक हो, थोड़ा बहुत समझ में आए। कहते हैं ना, टीचर और डाकिया, तो कोई भी भाषा पढ़ लेता है, तो टीचर अगर उसमें कंटेंट है तो पढ़ लेगा और निस्संदेह नंबर देगा, तो कोई बच्चे इसलिए परेशान नहीं हो कि मेरी राइटिंग खराब है तो मेरे मार्क्स कटेंगे। एक बात और देखी गई है, अभिभावक कहते हैं बच्चों को कि पढ़ाई कर रहे हो तो लिख लिख के पढ़ो, उससे याद जल्दी होता है। क्या ये इसमें आप इस बात को क्या? बिल्कुल सही है। जब हम, ये सिंपल सी बात है, मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूँ, आप इतने साल से काम कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ लूँ कि आपके स्टूडियो में कितनी चेयर है, कितने ये कैमरे वैमरे लगे हैं, आपको याद नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ देखा है। जिस दिन आप लिख के लिस्ट बना लेंगे कि मेरे स्टूडियो में कितना, उसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ये बात सही है कि लिख के करना चाहिए, पर लिखने में, सुंदर सुंदर लिखने में इतना समय खराब नहीं हो कि एक चैप्टर को करने में 4 घंटे लग जाए। इतना मैं कह रहा हूँ, बोलने की स्पीड से फास्ट लिखे, चाहे दोबारा समझ में भी ना आए, रिविजन ऐसे करें। एक आपने बात कही कि नींद पूरी लेनी चाहिए। अमूमन देखा जाता है जब परीक्षा का समय आता है, 1-2 दिन पहले, 4 दिन पहले, और जिस दिन परीक्षा तो उससे 1 दिन पहले स्टूडेंट मैक्सिमम पढ़ना चाहता है, वो 2-3-4 घंटे ही सोचता है मैं सो जाऊं, बाकी फिर कल एग्जाम दे के आऊंगा, फिर सो जाऊंगा। इसका भी असर पड़ता है एग्जाम देते समय? हाँ, बहुत असर पड़ता है। जब दिमाग तनाव में रहता है और प्रॉपर पूरी नींद नहीं होती है, तो
तो परीक्षा के समय पे जो आपकी मानसिक गतिविधियां है सही नहीं रहती है, न्यूरोमोटर कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है, और जो आता हुआ चीज रहती है उसके लिए भी एक संयमित भाषा नहीं बन पाती है। जब दिमाग प्रॉपर रेस्ट में होता है तो बहुत पहले पढ़ी हुई चीजें होती हैं, कई सबकॉन्शियस जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर जो एक्सपीरियंसेस लर्निंग के होते हैं वो भी बाहर आते हैं, और बाहर आके बच्चे को वो प्रश्न कर आता है अगर प्रॉपर रेस्ट में है, तो जो उसने एग्जाम से महीने भर 2 महीने पहले भी नहीं पढ़े होते। तो प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। एक खान पान का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है जी। अक्सर ये माँ बाप को भी ध्यान रखना होता है कि परीक्षा के टाइम पे बच्चे को 3-4 बार जरूर खाना खिलाना है, लेकिन वो लाइट फूड हो। जैसे जोधपुर है अपना, गट्टे हैं, दाल है, दाल बड़ी चूरमा है, मिर्ची बड़ा है, कचौरी है, ऐसा हैवी खाना नहीं खाए बच्चे को जिसमें पेट में गड़बड़ हो या उसको पचाने में सारा ब्लड सर्कुलेशन लग जाए और माइंड की एक्टिविटी कम हो जाए। हल्की फुल्की हरी सब्जियां, दाल सब्जी खाएं और प्रॉपर लिक्विड्स ज्यादा लें। लिक्विड डाइट, दूध है, ये चीजें हैं। चाय कॉफी में कैफीन होता है, वो भी पेट में, एक तो टेंशन थोड़ी बहुत बच्चों को होती है, नींद कम हो थोड़ा बहुत, और चाय कॉफी और पी लो तो वो एसिडिटी वगैरह अल्सर होता है, वो पढ़ने नहीं देता है। तो चाय कॉफी की बजाय बच्चे अगर दूध या उसमें कुछ और जो भी वो एक दूध में कुछ मिलाने की चीज लेते हैं उसको लेके वो पी सकते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा है। एक बात और देखा जाती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी सिटिंग बहुत अच्छी होती है, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा, 6-6 घंटा लगातार बैठ रहते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी सिटिंग नहीं हो पाती है, वो आधा घंटा 1 घंटा बहुत मुश्किल बैठते हैं, फिर वापस उठ जाते हैं। इस बात को लेकर अभिभावक काफी परेशान भी रहते हैं जिनकी सिटिंग कम होती है। आपको क्या लगता है, सिटिंग का परीक्षा की तैयारी में फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। और अगर कोई बच्चा 5-6 घंटा पढ़ रहा है, 1% से कम बच्चे एक्सेप्शनल ऐसे हो सकते हैं कि जो पढ़ाई कर रहे हों इस तरह से 5-6 घंटे लगातार, जो बहुत हाई कंसंट्रेशन वाले बच्चे हों। ज्यादातर बच्चे अगर 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं, नॉर्मल रूटीन वाले बच्चे, तो वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं समय खराब कर रहे हैं। कंसंट्रेशन का कार्य होता है, वो बिल्कुल एकदम डिक्लाइन होता है। आप 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद एकदम कंसंट्रेशन कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि 1.5-2 घंटे ज्यादा नहीं पढ़ना है, 1.5-2 घंटे पढ़ने के बाद हमें एक बार बच्चे को खड़ा होना चाहिए। आंख के लेंस हैं, कॉन्वेक्स लेंस हैं, आंख का फ्लूइड गर्म हो जाता है, पानी आने लगता है, मुंह में पानी भरे, ठंडे पानी के कुल्ले करे और आंखों को भी ठंडे पानी से धोए, तो एकदम आंखों को रेस्ट मिलेगा। फिर छोटी छोटी जो एक्सरसाइज जो अपने वो है स्ट्रेचेज हैं, बैंड्स हैं, उनको थोड़ा बहुत कर ले। स्ट्रेचेज बैंड करने से थोड़ा सा बॉडी के एक कॉल है हमारे साथ। हेलो, हाँ जी सर जी नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ चौपाटी हाउसिंग बोर्ड से। जी जी मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा बच्चा है, उसने ग्रेजुएशन कर ली है जी, और ग्रेजुएशन बाद में सर वो तो मुझे कह रहा है कि मुझे कॉम्पिटिटिव तैयारी करना चाहता है जी। तो मैं चाहता हूँ कि वो थोड़े प्रोफेशनल पढ़ाई कर ले कि आगे फ्यूचर अच्छा रहे। तो हमारे भी जो ये होता है, तो मैं सर से जानना चाहता हूँ कि अगर वो कॉम्पिटिशन जाना चाहते हैं, कॉम्पिटिशन में बढ़ने दूं या उसे प्रोफेशनल की तरफ, प्रोफेशनल स्टडीज, प्रोफेशनल कोर्सेज या कंपटीशन, ये सब। ये देखिए, बच्चा आपका ग्रेजुएशन कर चुका है और ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे को समझ होती है हमारा, हाँ, उसको कहाँ जाना उसको पता है। तो हमारा दायित्व ये है कि उसको विभिन्न कैरियर ऑप्शंस के बारे में बताएं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चूज करने का अधिकार सिर्फ बच्चे को, हम अपनी बात उसको थोपे नहीं कि आपको यही कोर्स करना है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही नहीं करना है। बच्चे का इंटरेस्ट है, वो कंपटीशन की प्रिपरेशन करना चाहता है, आप उसको फैसिलिटी अच्छी दीजिए उसकी प्रिपरेशन के लिए। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कैसे करें परीक्षा की तैयारी, और हमारे साथ स्टूडियो में है केंद्रीय विद्यालय वायुसेना नंबर 1 के प्राचार्य विवेक यादव जी, जिनसे हम जान रहे हैं कि कैसे स्टूडेंट्स को परीक्षा में तैयारी करनी चाहिए ताकि वो सफलता हासिल कर सके। और यहाँ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा हमारा ये खास कार्यक्रम। आप बने रहिए चैनल 24 न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम कैसे करें परीक्षा की तैयारी में। एक बार हम आपको फिर बता दें, हमारे साथ स्टूडियो में हैं केंद्रीय विद्यालय वायुसेना नंबर 1 के प्राचार्य विवेक यादव जी, और जिन्हें करीब 20 वर्षों का शिक्षा का अनुभव है और जो एग्जाम स्पेशलिस्ट कहलाते हैं केंद्रीय विद्यालय में आप हैं। सर, एग्जाम ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि तनाव में आ जाता है बच्चा जी। आपने बताया कि भी उसको तनाव में नहीं रहना, अभिभावक भी उस पर प्रेशर नहीं बनाए कि भाई, जो आपने बहुत अच्छी बात की कि वो लोगों के सामने कि वहाँ पढ़ाई कर रहा है, इतनी फीस में हम भरते हैं, तो निश्चित रूप से उनको सुनता है। जो आपने कहा वो एक प्रोडक्ट मान लेते हैं बच्चे को, उनको प्रोडक्ट नहीं मानना चाहिए। अब आपने कहा कि रात को नींद भी पूरी करनी चाहिए, डाइट का विशेष ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को, डाइट हल्की फुल्की लेनी चाहिए। जब वो परीक्षा देने जाता है, जब वो एग्जाम सेंटर में पहुंच जाता है और जब उसको पेपर मिल जाता है, बेल मिल जाती है, बेल लगती है, कॉपी मिल जाती है, सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? एक आध चीज़ तो ये भी करना चाहेंगे हम कि सजेस्ट करना चाहूँगा मैं कि बच्चा एग्जाम जाने से पहले अपने 2-3 सेट चीज़ों के तैयार रखे। जैसे विशेष तौर पर एडमिट कार्ड होता है, प्रवेश पत्र होता है, उसकी 2-3 फोटो कॉपी करा के जरूर रखें। कभी कभार क्या होता है एग्जाम सेंटर पे छूट जाता है या गायब हो जाता है, फिर अगली परीक्षा में उसको याद आता है कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं है, तो फिर उसको टेंशन हो जाती है, तो समय खराब होता है। एडमिट कार्ड वगैरह इनकी कॉपी रखें अपने तैयार। परीक्षा में घुसने से पहले बच्चे समय से पहुंचे जी। समय से जब लेट पहुंचते हैं तो बड़ा होच पोच हो जाता है, बच्चों का आते जाते प्रश्न भी दिक्कत करने लग जाते हैं। और परीक्षा में पहुंचने से पहले बच्चों को सबसे पहले ये चीजें करनी चाहिए, पहुंच के वहां पे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करे प्रश्नों का, क्योंकि कौन कहता है जिसके पास कमी नहीं है, कौन कहता है किसके पास कमी नहीं है, आसमां के पास भी तो जमी नहीं। तो हर बच्चे को हर चीज आए ये जरूरी नहीं है, हर टीचर को भी हर चीज नहीं आती, तो बच्चे को कहां से आएगी? तो उसका डिस्कशन करना जरूरी नहीं है, बस हल्का फुल्का किसी को कुछ पूछना है, याद आ गया तो पूछ ले, और लास्ट मोमेंट एग्जॉस्शन से बचे। जैसे ही रूम के अंदर बैठते हैं, बैठने के बाद अपना सारा सामान को टेबल पे जचा के अपनी कॉपी में पूरी एंट्री पूरी अच्छे से कर ले। और प्रश्नों की शुरुआत करते समय प्रश्न पढ़ने का 15 मिनट का समय मिलता है सीबीएसई में, तो जल्दबाजी ना करें, आराम से उस 15 मिनट का यूटिलाइजेशन करें और जो प्रश्न आपको आते हैं उनको टिक कर लें कि ये प्रश्न मुझे पहले इंस्टेंस में आ रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन या सॉल्व करना नहीं है, ये मैं सीधा कर सकता हूँ, उनको टिक कर लें। बड़े प्रश्न हैं उनके लिए कार्य योजना बनानी होती है, तो उसी टाइम पर अपने दिमाग में सेट कर लें। सबसे पहले मुझे ये पूछा, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसका डेरिवेशन बनाना है, या इसके कारण पूछें, परिणाम पूछें, तो ये लिखना है। तो उनको एक पूरा सिस्टमेटिक दिमाग में फ्लो चार्ट बनाएं कि बड़े सवालों के लिए उनको कैसे कैसे लिखा जाना है। फिर जब परीक्षा में लिखना शुरू करते हैं तो बच्चे इस प्रकार से करते हैं, या तो पीछे से आगे तक कंटिन्यूस करते हैं, जो नहीं आता उसकी खाली जगह छोड़ देते हैं, या फर्स्ट से लेके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो नहीं आता तो खाली जगह छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो सवाल आपको आता है सबसे पहले उसको हल करना है, उस सवाल को हल करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। किसी प्रश्न पे अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं भटक गए हैं या आपका समय ज्यादा लग रहा है, उसको छोड़ के चल दीजिए। 1 या 2 नंबर के सवाल हैं, 1 नंबर के सवाल में 2 लाइन से 3 लाइन से ज्यादा बिल्कुल नहीं लिखना है। अगर ऐसा कहीं लिखना पड़े तो उस सवाल को बाद में अटेम्प्ट करें। 2 नंबर का सवाल है, उसमें 3-4 लाइनों से 5 लाइनों से ज्यादा जनरली लिखना नहीं होता है, उसको भी नहीं करें। इस तरह से 5 नंबर के जो प्रश्न होते हैं उनके हिसाब से उनकी शब्द सीमा होती है, उनमें लिखने की कोशिश करें। अगर उससे कहीं ज्यादा जा रहा है या किसी कैलकुलेशन में आप उलझ रहे हैं तो वहीं पे छोड़ के आप आगे वाले प्रश्न पे बढ़ जाए, वहां पे लिख दें कृपया इस प्रश्न को इतने पेज नंबर पे चेक करें। तो एग्जामिनर की ड्यूटी वो अपने आप चेक करें, उसके लिए तनाव में नहीं रहें। और सवाल को राउंड वाइज करते चले जाएं और कोशिश करें कि अंत तक समय पर्याप्त मिलता है हर परीक्षा में, पेपर के हिसाब से 10-15 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाए बच्चे को रिवीजन के लिए, इतना समय देता है हर बोर्ड। तो उसमें आप जब लिख रहे होते हैं तो उस समय पे ये कोशिश करें कि हर प्रश्न के बारे में कुछ ना कुछ संबंधित जो जानकारी आप जरूर लिखें, किसी भी प्रश्न को खाली नहीं छोड़ के आए। क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कई बार आपने ऐसा सोच के अपने मन से कुछ लिखा है, वो वाकई सही बात होती है और आपको उसके नंबर मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन छोड़ना, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करें, बोर्ड में कुछ ना कुछ लिखें जिसके बारे में आपको जानकारी है। सबसे पहले याद करें कि किस चैप्टर से संबंधित हो सकता है और उसमें क्या बात थी, उसके बारे में लिखे, संबंधित चीजों को लिखें। और जो प्रश्न आपको अच्छे से आते हैं, जो फैक्ट आप कंफर्म्ड हैं, उनको जैसे आप ब्लू और ब्लैक कलर का पेन लेके जाएं, तो ब्लू कलर के पेन से जैसे आप लिख रहे हैं तो जो मेन मुख्य बिंदु हैं, 4 बिंदु जिन पर आप ध्यान दिलाना चाहते हैं, कुछ सन है, कोई डेफिनेशन है, कोई फॉर्मूला है, उसको अंडरलाइन जरूर कर दें ताकि परीक्षक कॉपी जांचते टाइम उसका ध्यान उन चीजों की तरफ जाए और वो नंबर देने को मजबूर हो।
इस चीजों का विशेष ध्यान रखें। हम आपको एक बार फिर बता दें, आप देख रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम कैसे करें परीक्षा की तैयारी। और अगर आप भी यादव जी से, विवेक यादव जी से सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9828032424 यानी 9828032424 पर, और पूछ सकते हैं अपने सवाल परीक्षा को लेकर कि कैसे परीक्षा में सफलता हासिल की जा सकती है। आपने कहा था कि पॉइंट वाइज लिख दें, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करें। जब परीक्षक कॉपी चेक करता है जी, तो ऐसा आता है तो निश्चित रूप से उसको मार्क्स में वेटेज मिलता है ऐसे आंसर्स को? हाँ, बिल्कुल वेटेज मिलता है। जैसे जनरली परीक्षक जो बहुत अनुभवी होते हैं उनको पता रहता है कि इस प्रश्न में 4-5 फैक्ट आने चाहिए, उसके साथ पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। तो जो कॉपी चेक करते टाइम उनको निर्धारित शब्द है, निर्धारित चीजें मिल जाती हैं तो पूरे नंबर देते हैं। वो बहुत अनुभवी होते हैं, अच्छे से करते हैं। एक कॉलर हमारे से जुड़ गए। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, एक क्वेश्चन पूछना था सर से। जी बताइए। नगर से बोल रहा हूँ। जी बताइए। हाँ सर, जैसे हर बच्चे का क्या कहते हैं पढ़ाई का रूटीन टाइम टेबल अलग अलग होता है, लेकिन मैं सर से जानना चाहता था कि कुछ उनके थ्रू की भाई क्या टाइम टेबल बनाए बच्चे की तो उनकी पढ़ाई की तैयारी बचे रहे। जी, ये परीक्षा के समय में जो टाइम टेबल बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक मैनेजमेंट परीक्षा का बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। और उसके अंदर अभी परीक्षा के कुछ ही दिन बाकी हैं, तो उसमें नया प्रयोग नहीं करना है कि किस समय पढ़ना है। वैसे तो सबको पता है कि सुबह उठ के पढ़ना एक अच्छी बात होती है, लेकिन अभी जैसे बच्चे को अगर आदत नहीं है तो नई आदत डेवलप नहीं करनी है। और ये सुनिश्चित करें कि बच्चा जितना एक बार में जितने घंटे पढ़ सकता है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, उसी हिसाब से टाइम टेबल बनाए। फिर 5-7 मिनट का ब्रेक देते हैं, वो मुंह में पानी भरे, आंखों में ठंडे पानी से धोए, फिर थोड़े बहुत हाथ पैरों को फटकारे और हल्का फुल्का घर के अंदर ही वॉक करके 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर बैठ जाए, फिर दोबारा पढ़ना शुरू करे। फिर इस तरह से ब्रेक लेके वो कितनी बार पढ़ सकता है, इस तरह से उसकी पढ़ाई कराई जाए। मतलब ये है कि किस समय पढ़ाई कराई जाए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस तरह से बच्चा कर सकता है उसमें हम अभिभावक और सब उसका सहयोग करें और अधिकतम समय का उपयोग हो जाए। हाँ, इनका सवाल था कि कैसे टाइम टेबल कैसे सेट करें कि भाई सुबह 6 से 8 पढ़ना है, फिर ब्रेक देना है। ये एक तो ये है कि देर रात तक पढ़ना, बहुत देर रात तक पढ़ना मैं कभी भी एडवाइज नहीं करता हूँ। मेरा ये मानना रहता है कि आप 10-11 बजे के लगभग सो जाएं और सो के 6-7 घंटे की नींद लेके सुबह उठें, वो सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि अगर रात में 2 घंटे फालतू पढ़ लिए, 11 बजे के बाद 1 बजे तक पढ़ भी लिए, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि वो अगले दिन पूरा दिन सिर दर्द रहता है, पूरा दिन खराब होता है। 2 घंटे के चक्कर में 12 घंटे खराब हो जाते हैं, पूरा दिन खराब हो जाता है। तो उसको अवॉइड करें और उसके लिए पहले जैसे 2 फेज में पढ़ाई करें, एक बार लगातार करने, 1.5 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटा पढ़ लिया, फिर 5-7-10 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 1.5-2 घंटा की पढ़ाई होगी। फिर फूड ब्रेक है, ब्रेकफास्ट ब्रेक है, नहाने धोने का ब्रेक ले, जो रूटीन वर्क उसका ब्रेक लेके जो बच्चा कर रहा है उसको करें। हाँ, पर ये जरूर है कि बच्चे का रूटीन फिक्स हो, डेली बदले नहीं। अगर बच्चा मान लो सुबह 6 बजे उठ के पढ़ता है, 6 बजे उठ के नहा धो के सबसे पहले तो ये करना चाहिए अपने जो नित्य क्रम है सबको निपटा लें और एकदम पढ़ने के लिए बैठ जाएं। फिर 2 ब्रेक लेने, एक बार पढ़ाई करें 1.5-2 घंटे की, फिर एक 5-7 मिनट का ब्रेक, फिर 1.5-2 घंटे की पढ़ाई, फिर एक थोड़ा सा ब्रेक ले लें, ब्रेकफास्ट वगैरह करना उसको कर लें। फिर उसके बाद बच्चा फिर एक पढ़ाई कर ले, फिर इसी तरह से करते हुए कंटिन्यूस चले। शाम को 1-8 घंटा खेलने के लिए भी बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज से हार्मोनल बैलेंस सही होता है और स्ट्रेस कम होता है बच्चे का। और जब फ्रेश माइंड से स्ट्रेस फ्री होकर फिर बच्चा पढ़ता है 1 घंटा खेल के, तो अच्छा रिजल्ट आता है उसका। इस कॉल से पहले हम बात कर रहे थे एग्जाम्स में जब देने जाता है वो, आपने कहा जैसे जैसे उसको जो आंसर्स आते हैं पहले उस सीक्वेंस में वो करता रहे, और जो नहीं आते हैं जिनके बारे में जो भी जानकारी है वो अपने स्तर की लिख दे कॉपी में, छोड़ के नहीं आए, मतलब हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, खाली नहीं छोड़े। कई बार क्या होता है कि जब 15 मिनट पहले आपने बताया कि पेपर पढ़ने के मिलते हैं, एग्जामिनेशन पेपर के, उसमें कई बार कई बच्चे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरे को काफी आंसर्स हैं जो नहीं आते जी, तो उससे वो डिप्रेशन में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है। इसके लिए आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे को प्रश्न का ऐसा लगता है पढ़ के कि मुझे बहुत कुछ नहीं आ रहा। हाँ। वो ये मान के चलिए कि अगर आपने जिस चैप्टर को पढ़ाई करके उसके प्रश्न आपको आने चाहिए, वो अगर नहीं आ रहा है तो वो सबसे बड़ी ये है कि वो पूरे राज्य स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे वो पेपर हार्ड है। कभी कभी ऐसा होता है एक आध पेपर बहुत हार्ड होता है, अगर किसी ठीक तैयारी किए बच्चे से वो पेपर नहीं हो रहा है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, वो सबके लिए हार्ड है।
और अफसोस है कि बच्चा वो सबसे बात नहीं कर सकता एग्जाम टाइम, उसको पता नहीं चलता, उसको लगता है मुझे ही नहीं आ रहा है। पर ये विश्वास रखे कि उसको ही नहीं, वो पूरे देश में वो प्रॉब्लम है, या पूरे राज्य में वो प्रॉब्लम है। तो उसके लिए जो भी राज्य का बोर्ड है वो निर्धारित दिशा निर्देश जारी करता है। उसके लिए कॉपी चेकिंग में उनको जिस तरह से बच्चे को अधिकतम फायदा दिया जा सकता है, बच्चे के हित के लिए हर बोर्ड सोचता है। तो बच्चा चिंता नहीं करे, वो हार्ड है, सबके लिए हार्ड है। एक परीक्षा देते समय जो आपने बताया पॉइंट वाइज लिखने होते हैं जी, एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है उसको जी तो प्रभावित होता है उससे, हम ये मान सकते हैं, क्योंकि पॉइंट वाइज होगा और उसको कॉपी जांचने में सुविधा होगी, उसको आंसर्स पॉइंट वाइज होने चाहिए। जी जी जी। कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी पढ़ता खूब है, हाँ, उसको सब आंसर भी आता है, मगर वो इन चीजों में रह जाता है कि उसको सजावट के साथ और बेटर तरीके से कैसे लिखे। नहीं, ये नहीं करना है। सजावट और किसी भी अच्छे पॉइंट को अंडरलाइन करने में बहुत फर्क है। एक तो ये मान के चलिए कि बहुत ज्यादा ऑर्नामेंटल किसी को नहीं चाहिए वहां पे, कि बहुत ज्यादा सजावट वाली चीजें चाहिए। आप सीधा सीधा लिखिए, डायग्राम बनाने तो पेंसिल से वो लेआउट डायग्राम होते हैं, वो ना कि एज इट इज जो बुक में डायग्राम चैप्टर का रिप्रोडक्शन करना होता है या उसी तरह की और चीजों को उनको करना होता है। सिर्फ जो सीधी सरल चीजें हैं उनको ही उनको करना बहुत जरूरी है। तो सजावट में नहीं लगा है, बट हाँ जो मेन बिंदु उनको बस एक लाइन का पेन उठाया अंडरलाइन कर दिया, या लास्ट में भी 10-15 मिनट मिलते हैं, अंडरलाइन का काम लास्ट में भी कर सकते हैं, और वो छूट गया तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक सवाल है, हालांकि ये परीक्षा से जुड़ा नहीं है, बट परीक्षा के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, जब ये सवाल काफी अभिभावकों के और स्टूडेंट्स के को परेशान करेगा। कई बार अभिभावक थोप देते हैं जी कि भाई, लेकिन इस बीच सर एक कॉल है, हम पहले वो ले लेते हैं। हेलो, हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। तो मैं विवेक यादव सर की ये सब स्कूल में स्टूडेंट रह चुकी हूँ जी। थैंक यू बेटा। आई वुड लाइक टू गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपको यहाँ देख के। मेरे क्वेश्चन ये है जी, देखिए तो जितना भी पढ़ लूँ ऐसा लगता है कि अभी कुछ अधूरा है, अभी अच्छी तैयारी नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब आप सीखने लगते हैं, आपका दायरा बड़ा होता है, तो आपको लगता है मैं ज्ञानी हूँ। ये हर किसी ज्ञानी के, आपको अगर ऐसा लग रहा है तो मान लीजिए कि आप जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता की राह पे हैं। जब आप सीखते हैं और आपको लगता है कि मेरे सीखना कम पड़ गया है, क्योंकि आप में और सीखने की ललक है, और करना चाहते हैं, तो जो आपने सीख रखा है उसको परीक्षा में अभी तो अच्छे से करके उसको एग्जाम दें। जितना आपको आता है, जैसे मान लो आपके किसी के भी चैप्टर में 40%, 50%, जो आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस है, उसको अच्छे से उसके प्रश्न उत्तरों को याद करके तैयार करें, फिर आगे बढ़ें। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको हमेशा ये फील होगा जिंदगी में कि ये चीज मेरी तैयारी कम हो गई है। ये आपकी सफलता का सूचक है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अब तक कई बार ऐसा लगता है, बैठ के जब पढ़ता रहता हूँ, अरे ये चीज तो मुझे नहीं आती है, मुझे और सीखना है, और सीखना है। ये हर किसी को लगता है और ये अच्छी चीज है। जो मेरा सवाल था कि एग्जाम के बाद, एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, फिर एक चीज शुरू होगी कि 10th कर ली तो 11th में तुमको साइंस में पढ़ना है। स्टूडेंट साइंस नहीं पढ़ना चाहता, वो आर्ट्स पढ़ना चाहता है, वो कॉमर्स। तो ऐसे में क्या सोचे अभिभावक, किस तरह सब्जेक्ट का या आगे की जो फर्दर एजुकेशन है उसके बारे में कैसे फैसला ले? इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट सर्वोपरि है, पर इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे यहाँ पे शिक्षा में कैरियर काउंसलिंग बहुत अच्छे से किया जाना आवश्यक है। हम बच्चे के लिए शिक्षकों और अभिभावकों का ये रोल है कि वो विभिन्न प्रकार के उनको कैरियर ऑप्शंस बताएं कि भाई ये चीज़ों में आप कर सकते हो, और उन कैरियर ऑप्शंस को बताने के बाद जो बच्चा चूज करे वो सबसे सर्वोपरि है। ये जनरली मध्यम क्लास शहरों में, बी क्लास जिनको हम कहते हैं ऑफिशियली क्लासिफिकेशन में, उनमें एक ये सेल्फ डिक्लेयर्ड एक्लेमेशन है कि भाई साइंस सबसे अच्छी है, कॉमर्स उसके बाद है, और आर्ट्स तो सबसे बेकार, सबसे नीचे। ऐसा नहीं है। सबसे सब सब्जेक्ट बढ़िया है जिसमें आप एक्सील करें, टॉपर रहें या आगे बढ़ सके, जिसको आपको पढ़ने को मन करे, वो सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा है। वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं है जिसमें आप पूरी उम्र भर स्ट्रगल करते रहें, क्योंकि जो आप सब्जेक्ट 11th में चूज करेंगे उसी सब्जेक्ट से आगे आपकी रोजी रोटी चलेगी, और आपने एक ऐसा चीज चूज कर ली जिसको आप पसंद नहीं करते तो पूरी जिंदगी आप नापसंद से गुजारेंगे। तो अभिभावकों से अनुरोध है, बच्चों को सारे ऑप्शंस बताएं, लेकिन उनको ये नहीं थोपें कि आपको यही करना है।
कई बार हम मेरे पास अभिभावक आते हैं 10th का रिजल्ट आने से पहले कि साहब हमने तो फला कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतनी फीस जमा कर दी, फला में 2 लाख रुपए जमा कर दिए, 2.5 लाख रुपए जमा कर दिए। मैं आपको ये स्पष्ट कह रहा हूं कि 95% से ज्यादा बच्चों का, जितना मेरा अनुभव है, उनका फीस बेकार जाता है इन सब कोचिंग इंस्टीट्यूट में। कुछ बच्चों को फायदा मिल सकता है, पर ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि वो मिसलीड होते हैं, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई करना है, कोचिंग के 5-6 घंटे पढ़ना है, स्टडी लर्निंग बाय डूइंग है, खुद करके सीखना है। और खुद करके बच्चा जब सीखेगा, जब उसका इंटरेस्ट हो, तो जिसमें बच्चा स्वयं समय निकाल के खुद सेल्फ स्टडी कर सके, क्वेश्चन आंसर खुद कर सके, वो विषय दिलाना है, और वो वही होगा जो उसमें उसका इंटरेस्ट होगा। सभी विषय बहुत अच्छे हैं जिसमें आप अच्छा कर सकें, सभी में कैरियर ऑप्शन अथाह है। कभी किसी दिन मौका मिला तो आपके थ्रू हम सारे कैरियर ऑप्शन हम परीक्षा के बाद उस पर भी शुरू करेंगे। और अंत में मैं यादव साहब से बहुत संक्षिप्त में, अभिभावक, स्टूडेंट्स या जो भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए टिप्स परीक्षा से जुड़ा हुआ आप क्या, मतलब एक संक्षेप में पूरी लाइन, गाइडलाइन आपकी तरफ से क्या रहनी चाहिए कि वो सफलता हासिल करेगा? एक तो मैं इसको कहूंगा कि जैसे अभी प्री एग्जामिनेशन फेज है, इसके अंदर तो बच्चा को जिस भी सब्जेक्ट में जो चैप्टर अच्छे कंफर्टेबल हैं, उन्हीं को पहले अच्छे से याद करे, नए चैप्टर्स करने की कोशिश नहीं करे। दूसरा ये कि तनाव के अंदर ज्यादा पढ़ने के चक्कर में नींद खराब नहीं करे, अच्छे से नींद ले। अभिभावक उसके खाने पीने का ध्यान रखे, हल्का भोजन दे। परीक्षा के समय पे समय से पहुंचे, अपना एडमिट कार्ड वगैरह सब निकलने से पहले चेक करें। समय से पहुंचने से पूर्व वहां जाने के बाद बच्चों से ज्यादा प्रश्न उत्तरों को डिस्कस नहीं करें। और परीक्षा के निकलने के बाद तो कैसा पेपर हुआ इसको बिल्कुल डिस्कस नहीं करें, उसको भूल जाएं। जैसा हुआ अच्छा हुआ, नहीं तो अगला पेपर खराब होगा। बिल्कुल डिस्कशन नहीं करें, सीधा अपना घर आ जाएं और घर आके अपने अगले पेपर की तैयारी में जुट जाएं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार कोई पेपर में कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, पेपर हार्ड है तो और पेपर अच्छे नहीं होंगे, आप उसमें और कवर कर सकते हैं, अच्छा बहुत कर सकते हैं। और परीक्षाएं जब पूरी रूप से समाप्त हो जाए तो अपने आगे के लिए अच्छे से संयमित होकर भरोसा करें कि आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। आप अपने बेस्ट का रिजल्ट दे रहे हैं, किसी दूसरे की तुलना नहीं करनी है, तो आपका बेस्ट आपके लिए, आपके परिवार के लिए और शिक्षकों के लिए स्वीकार्य होना चाहिए। क्योंकि हर कामयाबी पे आपका नाम होगा, आपको आपके हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना दोस्त, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। बिल्कुल यादव साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इस खास कार्यक्रम में आकर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को बताया कि कैसे वो परीक्षा की तैयारी करें और कैसे वो, आपने जो लास्ट में कहा कि कैसे वक्त को गुलाम बनाना है, ये आपने बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम कैसे करें परीक्षा की तैयारी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।